जादुई मटर की फसल। मोहनपुर गांव में तुकीराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी बीवी राधा और एक छोटे बेटे के साथ रहता था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह मटर की खेती किया करता था। तुकीराम हर सुबह हल लेकर खेत की तरफ निकल जाता था। खेती से जो कुछ भी फसल होती थी, उसे वह शाम में बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। दूसरी तरफ तुकीराम के घर के बगल में कालूराम का घर था। वह एक चरवाहा था। कालूराम के पास 2 बकरियां थी, जिससे वह कमाई करता था। कालूराम बड़ा धूर्त और आलसी आदमी था। अपनी आलस की वजह से कालूराम ने अपने खेत को बर्बाद कर दिया था, इसलिए वह तुकीराम की मेहनत से जलता था। तुकीराम के खेत में उगी फसल को देखकर कालूराम को खूब जलन होती थी। इसलिए धूर्त कालूराम हर रात में चुपके से अपनी दोनों बकरियों को उसके खेत में छोड़ आता था। रात भर में बकरियां मटर की फसल को खाकर खराब कर देती थीं। अगली सुबह जब तुकीराम उठकर खेत जाता तो कुछ ही फसल सही सलामत रहती थी। हे भगवान, हे मोरी फूटी किस्मत, मेरी फसल कौन बर्बाद कर रहा है। तुकीराम बची कुची फसल को ही बाजार लेकर जाता था और उसे बेच देता था। उसके बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। दूसरी तरफ कालूराम को ये सब देखकर बहुत खुशी होती थी। वो हर रात अपनी बकरियों के लिए चारे का इंतजाम तुकीराम के खेत से ही कर दिया करता था। उस तुकीराम के बच्चे को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसके मटर कौन खा जाता है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। फसल कम होने के कारण तुकीराम की गरीबी बढ़ती जाती है। एक दिन तुकीराम के घर में बस एक दिन का ही राशन बचा है। अगर कल सुबह अच्छी कमाई नहीं हुई तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। राधा, भगवान जाने हमारे खेत पर किसकी बुरी नजर है। अभी जो कुछ भी है उसे पका लो, कल से मैं कुछ देखता हूँ। इतना सुनकर राधा घर में बचे कुचे राशन से खाना बना देती है। जैसे ही वे सब खाने के लिए बैठते हैं कि तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। तुकीराम उठकर दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है धूल से सनी फटे चिटे कपड़े पहने हुए एक गरीब बुढ़िया वहाँ खड़ी थी। बेटा, एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। तुकीराम उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर घर के अंदर आ जाता है और पानी लेकर आता है। बूढ़ी अम्मा पानी पी लेती है। उसके बाद वो कहती है, बेटा, अगर तुम्हारे घर में कुछ है तो इस गरीब बुढ़िया को एक सूखी रोटी ही दे दे, भूख से चला भी नहीं जा रहा है। ये सुनकर तुकीराम को उस बुढ़िया पर बहुत दया आती है। वो उस बुढ़िया को प्रेम से अपने घर के अंदर ले आता है और अपने लिए परोसी गई थाली उस बुढ़िया को दे देता है। बूढ़ी अम्मा प्यार से भरपेट खाना खाती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है। वह तुकीराम और उसकी पत्नी को खूब आशीर्वाद देकर उस घर से चली जाती है। उधर तुकीराम और उसकी पत्नी भूखे ही रह जाते हैं। तुकीराम कहता है, राधा, जो कुछ भी बचा है मुन्ने को भरपेट खिला दो, मैं एक बार खेत देख कर आता हूँ। तुकीराम खेत में जाकर मटर की फसल को एक बार देख आता है। फसल बर्बाद होने के कारण खेत के थोड़े ही हिस्से पर फसल उगी रहती है। वह निराश होकर घर आता है और सो जाता है। अगली सुबह तुकीराम हर रोज की तरह खेत जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है कि खेत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरे खेत में मटर की हरी भरी फसल लहराती रहती है। ये देखकर तुकीराम खुशी से उछल पड़ता है। वह खुशी के मारे नाचने लगता है। भगवान, ये तो चमत्कार ही हो गया। ऐसी फसल तो आज तक इस खेत में नहीं उगी। उस दिन वो सारे फसल की कटाई करके उसे बाजार में बेचकर अच्छी कमाई करता है और घर आ जाता है। दूसरी तरफ कालूराम को ये सब देखकर भरोसा नहीं होता। वह मन में सोचता है,
अरे मैं तो बकरियां छोड़ आया था, फिर इस तुकीराम की फसल बच कैसे गई? कालूराम तुकीराम की खुशी देख देख कर परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ तुकीराम का खेत हर सुबह अपने आप मटर की फसल से भर जाता है। वह हर रोज मटर बेचकर खूब कमाई करने लगता है। कालूराम हर रोज की तरह रात के अंधेरे में अपनी दोनों बकरियों को तुकीराम के खेत में छोड़ देता है। इसके बाद वह अपने खेत में टहलने लगता है। तभी अचानक से उस खेत के बीच से बहुत तेज रोशनी होती है। उस रोशनी को देखकर कालूराम डर जाता है और थोड़ा पीछे छिपकर देखने लगता है। वह रोशनी धीरे धीरे कम होती है और उस जगह एक सुंदर सी परी आ जाती है। वह परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है कि तभी उस छड़ी से गोल गोल मटर के दाने निकलने लगते हैं। वो सभी दाने हवा में उड़ते हुए पूरे खेत में फैल जाते हैं और देखते ही देखते जमीन के अंदर चले जाते हैं। उनकी जगह पर खूब सारे मटर के दानों से भरी लताएं उगाती हैं। उन फसलों के बीच वह परी खुशी से नाचने लगती है। ये सब देखकर कालूराम को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। उसके मन में लालच आ जाता है। वह परी से छिपकर उसकी छड़ी चुराने का मन बना लेता है। परी अपने नाच में मगन थी कि तभी कालूराम खेत के बीचों बीच आ जाता है और वहां रखी जादुई छड़ी को लेने की कोशिश करता है कि तभी वो छड़ी उड़कर परी के हाथ में चली जाती है। कालूराम की हरकत देख परी काफी गुस्से में आ जाती है। वह कालूराम के बारे में जादुई शक्ति से सब जान जाती है। अच्छा, तो वो धूर्त तू ही है जो भोले भाले तुकीराम की फसल बर्बाद करता है। तुझे मैं जादू से पत्थर बना दूंगी। परी मंत्र पढ़कर उसे पत्थर बना देती है। उस रात न जाने तुकीराम भी अपने मटर की फसल की सच्चाई देखने के लिए खेत पहुंचता है। वह परी को ये सब करते हुए देख लेता है। मैंने सब देख लिया है जादुई परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ गरीब के सूने खेत को भरकर मेरे सारे संकट ही दूर कर दिए। पर कालूराम मेरा पड़ोसी है, उसे माफ कर दो। आप उसे पहले जैसा फिर से बना दो। परी तुकीराम के भोलेपन से बहुत खुश हो जाती है। वह कालूराम को पहले जैसा बना देती है। कालूराम अपनी गलती पर पछतावा करते हुए दोनों से माफी मांगता है और अपनी बकरियों को लेकर वहां से चला जाता है। इधर परी अपनी बुढ़िया बनने वाली बात तुकीराम को बताती है और कहती है, तुकीराम, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम दयावान हो। मैं तुम्हें जादुई मटर के दानों से भरी ये पोटली दे रही हूँ। ये कभी खत्म नहीं होगी और इससे तुम मनचाही खेती कर सकते हो। तुकीराम को थैली देकर परी गायब हो जाती है। तुकीराम के जीवन से अब सारे संकट खत्म हो जाते हैं और वह खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है। रूपा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसका पति सूरज एक फैक्ट्री में काम करता था। कुछ समय के बाद वह फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिससे सूरज घर पर बैठ जाता है। रूपा की सास रूपा को मनहूस कहकर रोज ताने मारती थी। रूपा जब से शादी करके अपने ससुराल आई थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था। सास भी अपनी बड़ी बहू सुमन की ही तारीफ करती थी। जब से ये आई है, मेरे बेटे की नौकरी ही चली गई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इसे शादी करके घर लाई थी। माँ, तुम क्यों रूपा को भला बुरा कहती हो? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो? तू चुप कर, इसी के गुणगान करता रहता है। इस मनहूस के लिए मुझसे जुबान लड़ा रहा है। रूपा अपने पति को चुप कराती है और बोलती है, आप मेरी वजह से माँ से क्यों बहस कर रहे हो? वो मेरी भी तो माँ है। अगर मुझे कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? आप काम पर जाओ। सूरज अभी छोटा मोटा काम ढूंढ रहा था और जहाँ कहीं उसे कुछ काम मिलता वो कर लिया करता था। रूपा की जेठानी सुमन रूपा से घर का सारा काम करवाती थी। उसका पति अशोक शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था।
सूरज की नौकरी जाने के बाद सूरज की माँ अब अशोक और उसकी पत्नी की ही तारीफ करती थी। रूपा घर और खेत दोनों का ही सारा काम करती थी। रूपा खेत में शिमला मिर्च के बीज लगा रही थी, तभी उसकी जेठानी वहां आ जाती है। अब क्या लगा रही हो? दीदी देखो ना, मैंने शिमला मिर्च के बीज लगाए हैं। सबको शिमला मिर्च कितनी पसंद है, और वैसे भी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, बाजार से लेकर खाना तो बहुत मुश्किल है। अगर अच्छी फसल हुई तो 2 पैसे भी आ जाएंगे। तुम्हारे हाथ से लगी सब्जी तो सब ने खा ली। ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है। इधर रूपा बीजों को पानी दे रही थी और वो घर आ जाती है। सुमन रूपा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके सारे काम बिगाड़ देती थी। कुछ दिनों के बाद रूपा अपने खेत में जाती है और देखती है कि शिमला मिर्च के बीज से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। रूपा खुशी से अपनी सास और जेठानी को बताती है, माँ जी, मैंने खेत में शिमला मिर्च के बीज बोए थे और अब उनके पौधे बन गए हैं। आज तक तो कोई काम तूने ठीक से नहीं किया, फिर ये कैसे कर दिया? रूपा अपनी सास के साथ खेत में जाती है तो वहां सारे पौधे ऊपर से टूटे हुए थे, मानो किसी ने ऊपर से सब पौधों को खा लिया हो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कल तो यहाँ इतने अच्छे पौधे लगे थे, इनको किसने तोड़ दिया? तेरे हाथ ही ऐसे हैं। मैं भी कहाँ तेरी बातों में आकर पौधे देखने आ गई। भला तेरे जैसी मनहूस के हाथों से पौधे कैसे लग सकते थे? रूपा बहुत दुखी होती है और घर चली जाती है। अगले दिन वह घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि घर के बाहर एक गाय बैठी थी। रूपा उस गाय के पास जाती है और वो गाय हाँफ रही थी। अरे, ये गाय यहाँ क्यों बैठी है और इतना क्यों हाँफ रही है? रूपा देखती है कि उसके पैर में चोट लगी थी। रूपा पानी की बाल्टी लाती है और उस गाय को पानी पिलाती है। तभी उसकी जेठानी सुमन भी वहां आ जाती है। इसको क्यों पानी पिला रही थी? यही तो है जिसने उस दिन तेरी सारी फसल खराब कर दी थी। अरे नहीं दीदी, ये बेचारी तो यहाँ बैठी थी, लगता है लोगों ने इसे बहुत मारा होगा। देखो ना, इसके पैर पर चोट भी आई है। अब तू इसकी चोट ठीक करेगी, है ना? देखना, कहीं तेरे हाथ का पानी पीकर ये मर ही ना जाए। ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है। माँ जी देखो, ये रूपा बाहर आवारा जानवरों को पानी पिला रही है। तभी ये जानवर ना रात को यहाँ आते हैं और सारी फसलों को खराब कर देते हैं। रूपा की सास बाहर आती है और रूपा को खूब भला बुरा सुनाती है। पता नहीं ये गवार कहाँ से मेरे गले पड़ गई है। हे गौ माता, अब तू यहाँ से चली जा, नहीं तो ये लोग तुझे मारने लगेंगे। तभी गाय पानी पीकर वहां से जा रही थी। रूपा की सास एक लंबा सा डंडा लेकर गाय को भगाने आती है। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? वो बेचारी गाय तो चली भी गई, बस उसे पानी पीना था, पानी पीकर वो चली गई है। देख कितना गंद डालकर गई है, इस गोबर को अभी के अभी यहाँ से साफ कर। माँ जी आप जाइए, मैं इसे अभी उठा देती हूँ। रूपा एक टोकरी लाती है और उस गोबर को उठाकर उस टोकरी में डालती है। क्यों ना मैं इस गोबर को अपने खराब हुए पौधों को डाल दूं, ये तो खाद ही है और पौधों के लिए ये अच्छी भी है। रूपा उस गोबर को सारे पौधों के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देती है। कुछ दिनों के बाद वो शिमला मिर्च के पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ जाती है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है! ये शिमला मिर्च के पौधे इतनी जल्दी बड़े हो गए और इनको तो शिमला मिर्च भी लग गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अब ये पौधे तैयार हो पाएंगे। दीदी तो बोल रही थी जो फसल जानवर नष्ट कर देते हैं वो कभी नहीं हो पाती, लेकिन ये शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी हो गई है। लगता है गाय का गोबर बहुत ही अच्छा होता है इनके लिए। रूपा घर जाती है और अपने पति और सास को सब बताती है। सुनो जी,
आज आप काम पर मत जाओ, हमारे खेत में ना बहुत सारी शिमला मिर्च लगी है, आपको उन्हें तोड़कर मंडी में बेचकर आना चाहिए। क्या? शिमला मिर्च? तुम तो कुछ दिन पहले बोल रही थी कि वो सब बर्बाद हो गई है। हाँ, मैंने वो उसमें गोबर की ना खाद डाल दी थी, शायद उसी से सब पौधे हरे हो गए और उनमें बहुत सारी शिमला मिर्च भी आ गई है। रूपा और सूरज खेत में जाते हैं। सूरज जब खेत को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे, शिमला मिर्च तो बहुत अच्छी लगी है, सारे पौधे शिमला मिर्च से भरे पड़े हैं। वो दोनों मिलकर 5 टोकरियां भरकर शिमला मिर्च तोड़ लेते हैं। सूरज उन्हें मंडी में बेचकर आता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। सुमन रात को खेत में जाती है और शिमला मिर्च के पौधों को उखाड़ने के लिए जैसे ही वो खेत में जाती है तो एक बड़ी सी गाय उसके सामने आ जाती है और सुमन गाय को देख पीछे भागती है। हे भगवान, मैं मर गई, मुझे बचा लो। और सुमन सीधा अपने घर पहुंच जाती है। आज तो वो गाय मुझे मार ही देती, पता नहीं कहां से आ गई थी, कहीं से भी आई हो। आज जो काम करने में गई थी अब वो गाय ही करेगी। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं इस मनहूस के काम को बिगाड़ने में। अगले दिन सूरज और रूपा फिर से टोकरियां लेकर खेत में जाते हैं। आज तक कुछ भी नहीं मिलेगा। रात को वहां इतनी बड़ी गाय जो आई थी उसने सारे पौधे खराब कर दिए होंगे। आई बड़ी पौधे लगाने वाली। हाँ। काफी देर हो गई थी। रूपा और सूरज अभी तक खेत से वापस नहीं आए थे। इधर सुमन घर में इनको दुखी देखने के लिए इंतजार कर रही थी। अब तक नहीं आए, लगता है वहीं दोनों बैठकर अपनी किस्मत के लिए रो रहे होंगे। हाँ, क्यों ना खेत में ही देखने चली जाऊं। वहीं जाती हूँ, उनको देखकर ही मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। जैसे ही सुमन खेत में जाती है तो वो देखती है कि रूपा ने सारी टोकरियां शिमला मिर्च से भरी हुई रखी थी। सुमन तो ये देखकर हैरान थी कि एक भी पौधा खराब नहीं था, बल्कि शिमला मिर्चों से भरा पड़ा था। अरे दीदी, आप भी आ गए। ये ना मैंने अलग से कुछ सब्जी निकाल के रखी है, आप इन्हें घर ले जाओ, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। सुमन बिना कुछ बोले शिमला मिर्च लेकर वहां से चली जाती है। आज रात को देखना मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी इसके खेत में। रात हो जाती है और सब घर वाले सो गए थे। सुमन हाथ में एक डंडा लेकर खेत में जाती है। अगर आज वो गाय वहां आई ना तो पहले तो उसे मारूंगी, बाद में उन सारे पौधों को तोड़ दूंगी। सुमन जैसे ही खेत में जाती है तो वो देखती है कि खेत में कोई गाय नहीं थी। जैसे ही वो पौधों को तोड़ने लगती है तो खेत में इतनी सारी गाय उसे दिखाई देती है और सब गुस्से से सुमन की ओर भागने लगती हैं। सुमन इतनी सारी गायों को एक साथ देखकर बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। भागते भागते वो गिर जाती है और जैसे ही वो उठने लगती है सामने एक बड़ी सी गाय खड़ी थी। अगर आज के बाद तुम इस खेत में आई और तुमने इन पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये शिमला मिर्च के पौधे कोई साधारण पौधे नहीं बल्कि जादुई पौधे हैं। इनको जो नुकसान पहुंचाने का सोचेगा उसके साथ जो होगा वो कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा कहते ही वो गाय वहां से गायब हो जाती है। सुमन अपने घर जाकर चुपचाप सो जाती है। सूरज और रूपा रोज शिमला मिर्च तोड़कर मंडी में दे आते थे और लोग उनकी मिर्चों को देखते तो उनकी बहुत तारीफ किया करते। पता नहीं सूरज और उसकी पत्नी ये जादुई शिमला मिर्च के पौधे कहाँ से लाए हैं। कितनी बार तोड़ने पर भी इनका फल कम नहीं हुआ। मैंने तो इस बार सूरज से ही इसका बीज लेना है और अगली बार अपने खेत में यही शिमला मिर्च उगाऊंगा। सही बोल रहे हो भाई, मैं भी सूरज से ही इस बार शिमला मिर्च का बीज लूंगा। सोनू और मोहन की माँ का देहांत हाल फिलहाल में ही हुआ था। सोनू उम्र में छोटा था पर भाई का हमेशा कहना मानता था।
पर मोहन अपने छोटे भाई को पास में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो एक पैर से अपंग था। देखो सोनू, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे अपने ही बहुत काम होते हैं। मैं कब तक तेरी सेवा करता रहूंगा? पर माँ ने हम दोनों को साथ रहने के लिए कहा था। माँ तो चली गई और वो 2 बीघा जमीन छोड़कर गई है। उसमें से 1 बीघा तू ले ले, 1 बीघा मैं ले लेता हूँ। पर भाई, मैं भला खेती कैसे कर सकता हूँ? मेरा तो चलना भी मुश्किल है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। सोनू, मैं कब तक तेरी सेवा करता रहूंगा? तुझे अपना जीवन खुद जीना आना चाहिए। मैं बराबर बराबर हिस्से में जमीन बांट रहा हूँ। मैं भला इस बंजर भूमि का क्या करूंगा? मोहन सोनू को वहां से जाने के लिए कह देता है और सोनू पलटकर कोई भी सवाल जवाब किए बिना वहां से चल देता है। वह अपाहिज होने की वजह से कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपनी बंजर भूमि के पास जाकर रोने लगता है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? भाई ने तो मुझे छोड़ दिया, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। जब सोनू इन सब बातों को सोचकर रो रहा था, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक तोता घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अरे, इस तोते को तो बहुत चोट आई है। अगर इसको सही समय पर औषधि नहीं मिली तो यह बेचारा मर जाएगा। मुझे औषधि का ज्ञान है, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। सोनू खिसकता हुआ पास की झाड़ियों में से जड़ी बूटियां चुनकर लाता है और तोते के पंखों पर लगाता है, जिससे तोते को बहुत आराम मिलता है। फिर वह पास की नदी से पानी लाकर तोते को पिलाता है और कुछ दिन तक वहीं पर उसकी सेवा करता है। कुछ दिन बाद वह तोता ठीक हो जाता है और सोनू से कहता है, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की। आज के समय में कोई भला किसी पक्षी को कहाँ बचाता है? मुझ जैसे छोटे पक्षी के लिए तुमने इतनी मेहनत करके जड़ी बूटी और पानी का इंतजाम किया, जबकि तुम चलने में असमर्थ हो। यह तो मेरा फर्ज था। मेरी वजह से अगर तुम्हारी जान बची है तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, हरी मिर्च। हरी मिर्च? मैं भला इस हरी मिर्च का क्या करूँगा? मेरे पास तो खाने के लिए रोटी तक नहीं है, फिर ये हरी मिर्च मेरे किस काम की? मैं तुम्हारे हालातों को जानता हूँ, इसलिए तुम्हें ये हरी मिर्च दे रहा हूँ। ये कोई मामूली हरी मिर्च नहीं, बल्कि जादुई हरी मिर्च है। जादुई हरी मिर्च? हाँ, ये जादुई मिर्च है। इसको अपनी इस बंजर भूमि में गाड़ दो, ये हरी मिर्च अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। सोनू ऐसा ही करता है और हरी मिर्च को गड्ढा करके उसमें डाल देता है। थोड़ी देर बाद ही उस गड्ढे में से एक प्रकाश निकलता है और पूरा खेत हरी मिर्चों से भर जाता है। हे भगवान, इस बंजर भूमि पे हरी मिर्च की खेती, ये कैसे संभव हो सकता है? बंजर भूमि पर तो कुछ भी पैदावार संभव नहीं थी। यही तो इसका जादू है। ये हरी मिर्च की खेती कभी खत्म नहीं होगी। अब इसमें से एक हरी मिर्च तोड़कर तुम भी खा लो। तोते के कहने पर सोनू हरी मिर्च तोड़कर खा लेता है। तभी उसको ये एहसास होता है कि उसका पैर ठीक हो गया है और उसके अंदर जो थकान और भूख थी वो भी मिट गई है। सच में ये तो जादुई मिर्च निकली। मेरा बचपन से पैर खराब था, जिसकी वजह से मैं ना चल सकता था और ना ही दौड़ सकता था। मेरा बस यही सपना था कि मैं भाग सकूं। आज इस हरी मिर्च को खाकर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ। मेरे लिए एक सपना सा है जो पूरा हो गया है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि ये कोई मिर्च मामूली हरी मिर्च नहीं, जादुई हरी मिर्च है। तुम जादुई हरी मिर्च की खेती से बहुत कुछ कर सकते हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये तोहफा मैं सिर्फ तुमको ही देना चाहता हूँ।
सोनू हरी मिर्च की खेती पाकर बहुत खुश होता है। वह उन हरी मिर्च को तोड़कर बाजार में बेचता है। उसकी हरी मिर्च पूरे बाजार में सबसे अच्छी होती है। हर कोई उसकी हरी मिर्च खरीदना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत अमीर हो जाता है। पर ये बात जब मोहन को पता चलती है तो वो उसकी जादुई हरी मिर्च को हथियाने की कोशिश करता है। सुना है तुम जादुई हरी मिर्च की खेती करते हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो इसमें से दोनों का बराबर हिस्सा हुआ। इसमें से आधा तुम रख लो और आधा खेत मैं रख लेता हूँ। मेरी खेत में तो जो फसल हुई थी वो खराब हो गई। मेरे घर का गुजारा चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तो तुम अपने पैरों पर भी खड़े हो गए हो। तुम तो कोई भी काम कर सकते हो। मोहन सोनू को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लेता है। सोनू उसको आधा खेत देने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही मोहन उस जादुई हरी मिर्च को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वह हरी मिर्च उसकी आंखों और पूरे बदन पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत जलन होती है। अरे बचाओ बचाओ, इस हरी मिर्च ने तो मुझे मार ही डाला। अरे मुझे बहुत जलन हो रही है। भैया, तुमने लालच में आकर इस हरी मिर्च को तोड़ने की कोशिश की है, उसी की सजा आपको मिली है। मुझे माफ कर दे सोनू, मैंने तेरे साथ गलत किया। मुझे इन हरी मिर्चियों से मुक्ति दिला दे, ये तो मेरी जान ले लेंगी। आगे से मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा और ना ही इन हरी मिर्चों को हाथ लगाऊंगा। हे जादुई हरी मिर्च, मेरे भाई को क्षमा कर दो और इन सारी हरी मिर्चियों को इनके बदन से हटा दो। सोनू के कहने पर हरी मिर्च मोहन के बदन से हट जाती है और मोहन वहां से भाग जाता है और वो कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखता। वहीं दूसरी ओर सोनू उन हरी मिर्च की मदद से बहुत अमीर हो जाता है और उन्हें लोगों की भलाई के लिए काम में लाता है। एक दिन एक आदमी उदास बैठा हुआ था। सोनू उसके पास जाकर पूछता है, क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मेरी बेटी की कल शादी है और ससुराल वालों ने बहुत ज्यादा दहेज मांगा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप चिंता न कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी कीजिए। उसमें जो खाना बनेगा उसमें मैं अपनी मिर्चें डाल दूंगा। सोनू दावत के खाने में हरी मिर्च डाल देता है, जिस वजह से लड़की के ससुराल वालों के मुंह से बार बार यही शब्द निकलते हैं कि उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, जिसकी वजह से शादी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। लड़की का पिता सोनू को बहुत धन्यवाद देता है। इसी तरह सोनू सबकी मदद किया करता था।